Assalamu alaikum students. In this video, let us discuss pneumonia. Pneumonia is a condition in which there occurs the inflammation and congestion of lung parenchyma. तो न्यूमोनिया में एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दूसरा कंजेशन हो जाता है। कंजेशन का मतलब है कि लंग्स के अंदर फ्लूइड आ जाता है, पस सेल्स आ जाती हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाती हैं और उससे लंग सॉलिड लाइक बन जाता है, दैट वी कॉल कंजेशन। ठीक, और कहां पर होता है? लंग पेरेन्काइमा में। व्हाट इज लंग पेरेन्काइमा? इट इज द वर्किंग पार्ट ऑफ लंग्स। लंग्स जो होते हैं उनके अंदर काम कौन करते हैं? अल्वियोलाई और उसके इर्द गिर्द के टिश्यूज। ठीक है, उन्हीं जगहों पर गैसियस एक्सचेंज होता है, उनको हम लंग पेरेन्काइमा कहते हैं। तो न्यूमोनिया के अंदर लंग पेरेन्काइमा ही इफेक्ट हो जाता है। ठीक, कैसे इफेक्ट होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कंजेशन हो जाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स या पर्सन में एस्पायरेशन हो जाती है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आएंगे, वायरसेस आएंगे, और एस्पायरेशन हम कहते हैं अगर लंग्स में बाहर से कोई सबस्टेंस अदर देन एयर आ जाए। ठीक है, लंग्स में जाना चाहिए एयर, लेकिन अगर वाटर चला जाएगा, फूड चला जाएगा या कोई केमिकल चला जाएगा, ठीक है, तो उससे भी जो है न्यूमोनिया हो सकता है। और लंग्स में एयर के बजाय कोई दूसरी चीज चली जाने को न्यूमोनिया कहते हैं, सॉरी एस्पायरेशन कहते हैं, कि उससे जो न्यूमोनिया कॉज होगा दैट वी कॉल एस्पायरेशन न्यूमोनिया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये न्यूमोनिया होता है इसकी वजह से कितनी डेथ्स हो जाती है अंडर 5 चिल्ड्रन में। ठीक है, तो 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ही लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, सबसे ज्यादा डेथ्स इसी की वजह से हो जाती है। और अगर हम न्यूमोनिया के पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये 4 स्टेजेस से गुजरता है, जिसको आप CR GR न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं। C मीन्स कंजेशन, R मीन्स रेड हिपेटाइजेशन, G means gray hepatization, and R means resolution. कंजेशन के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि लंग्स के अंदर फ्लूइड्स आ जाते हैं, पस सेल्स आ जाती हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाती हैं। इसका दूसरा नाम एंगोर्जमेंट भी है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो लंग्स की ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर बहुत सारा ब्लड आ जाता है और उसकी वजह से लंग बड़ा हो जाता है, दैट वी कॉल कंजेशन और एंगोर्जमेंट। ठीक है, एंगोर्जमेंट उस कंडीशन को कहते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज विच वी कॉल रेड हिपेटाइजेशन। रेड हिपेटाइजेशन के अंदर क्या होता है? लंग जो होता है वो लिवर लाइक बन जाता है।
लिवर लाइक। अगर आप लंग को देखोगे आपको वो हार्ड नजर आएगा, ठीक, उसकी बाहर की सरफेस रेडिश होगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लंग्स में आरबीसीज आ गई हैं, ठीक है, और जो है वो हार्ड बन गया है। तो वैसी ही कंडीशन को हम रेड हिपेटाइजेशन कहते हैं। फिर तीसरा स्टेज आता है जिसको हम ग्रे हिपेटाइजेशन कहते हैं। ग्रे हिपेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसीज आ गई होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसीज वहीं पर रहती हैं, उससे लंग ग्रेश बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। उसके अंदर लंग ठीक होने लगता है, इंफेक्शन दूर हो जाता है, पस खत्म हो जाता है, एयरवेज फिर से जो है ओपन हो जाती है। तो ये थी इसकी पैथोजेनिसिटी। अब हम बात करेंगे निमोनिया के क्लासेस के बारे में। हाउ डू वी कैटेगराइज और क्लासिफाई निमोनिया? ठीक, सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी के बेसिस पर निमोनिया के तीन टाइप्स हैं। एक है वायरल निमोनिया, एक है बैक्टीरियल निमोनिया, और एक है एस्पायरेशन निमोनिया। वायरल निमोनिया के अंदर वायरसेस डिजीज करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा वायरस डिजीज करेगा? तो 6 मंथ से छोटे जो बच्चे होंगे उनके अंदर ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस डिजीज कॉज करता है, ठीक। फिर बाकी एजेस पर आप जो है एडिनो वायरस को ले सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, ऐसी ही इन्फ्लुएंजा वायरस, और ऐसी ही पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। और याद रखना, अगर कोई बच्चा इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होगा, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड, जिसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, लाइक उसको एचआईवी है, तो उसमें इम्यूनो कंप्रोमाइज बच्चा हो जाता है, ठीक। तो उसमें निमोनिया करता है न्यूमोसिस्टिस जुरोवेकी। न्यूमोसिस्टिस जुरोवेकी, ठीक है। एक आप ये याद रखेंगे, 6 मंथ से छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस करता है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड वाले बच्चों में न्यूमोसिस्टिस जुरोवेकी करता है। अब आइए बैक्टीरियल निमोनिया की तरफ। तो बैक्टीरियल निमोनिया में अगर आप 2 मंथ से छोटे बच्चों को देखोगे तो उनमें जो है इकोलाई करता है डिजीज कॉज, इकोलाई, ठीक है। ऐसे ही न्यूमोकोकाई, और ऐसे ही स्टेफाइलोकोकाई भी, स्टेफाइलोकोकाई, ठीक। फिर 2 मंथ से लेकर या 3 मंथ से लेकर 3 सालों तक, ठीक है। तो इनमें आ जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, तो और ऐसे ही आपका स्टेफाइलोकोकाई भी आ जाएगा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफाइलोकोकाई बी। और इसमें एक निमोनिया आता है
प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया। लेकिन उसके अलावा आप याद रखिए कि अगर 3 सालों के बाद हम देखेंगे तो कौन बैक्टीरियल न्यूमोनिया करता है, तो उसके अंदर आप याद रखिए न्यूमोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, ये उसके बाद 3 सालों के बाद भी करते हैं। ठीक है। एक न्यूमोनिया आता है प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया। प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया ये एक ऐसा न्यूमोनिया होता है जिसमें सिम्टम्स माइल्ड आते हैं, पर्सन को लगता है कि उसको न्यूमोनिया है ही नहीं, मतलब बाज़ औक़ात उसको पता भी नहीं होगा कि उसको न्यूमोनिया है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वॉकिंग न्यूमोनिया। वॉकिंग न्यूमोनिया। ठीक है, वॉकिंग न्यूमोनिया। और इसको करता है माइकोप्लाज्मा, इसको करता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कैलामाइडिया न्यूमोनिया। ये दो बैक्टीरिया इस प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। और फिर है हमारा एस्पायरेशन न्यूमोनिया। ठीक, इसमें पर्सन में एस्पायरेशन हो जाती है, उसकी एयरवेज में कोई फॉरेन सबस्टेंस आ जाती है और फिर उस वजह से जो है पर्सन में न्यूमोनिया होता है। ठीक है। तो इसमें जो है या तो फूड घुसेगा या तो वाटर एयरवेज में चला जाएगा, कोई दूसरा फ्लूइड या कोई केमिकल। इसका दूसरा नाम केमिकल न्यूमोनिया भी है। केमिकल इधर आ सकता है लाइक कैरोसिन। अगर कैरोसिन जो है पर्सन के लंग्स में आ जाएगा तो वो करेगा एस्पायरेशन न्यूमोनिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी। ऑन द एनाटमिकल बेसिस इसके फर्दर जो है 3 टाइप्स आएंगे। एनाटॉमिकल बेसिस पर एक है लोबर न्यूमोनिया, जिसको आप लोब्यूलर न्यूमोनिया भी कह सकते हैं। दूसरा है ब्रोंको न्यूमोनिया। और तीसरा है इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। लोबर या लोबुलर न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है कि लंग्स के एक या एक से ज्यादा लोब्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं कि लंग्स के अंदर लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, तो वो यहां पर जो है कई नंबर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लोब्यूलर न्यूमोनिया के अंदर आप याद रखना, जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे यानी जब आप पर्सन की लंग साउंड सुनेंगे तो आपको कोरस ब्रेथ साउंड सुनाई देंगे। कोरस ब्रेथ साउंड, इसका मतलब है कि ब्रेथ साउंड जो होते हैं वो लाउड होते हैं, रफ होते हैं। ठीक है। ब्रोंकोन्यूमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, अल्वियोल होते हैं, उनके अंदर या उनके इर्द गिर्द के एरियाज के अंदर कई जगहों पर जो है इफेक्ट पड़ जाता है और इसमें जो है क्रैकल साउंड्स या क्रेपिटस साउंड्स जो है सुनाई देते हैं ऑन द ऑस्कल्टेशन। और इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया के अंदर इंटरस्टिशियल टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है लंग्स का। इंटरस्टिशियल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? लंग्स का सपोर्टिंग टिश्यू। उनका काम गैसियस एक्सचेंज में नहीं होता है, वो अल्वियोलाई नहीं है, वो अल्वियोलाई के सराउंडिंग एरियाज नहीं है, बल्कि उसके बाद या उसके बगैर जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है उसको हम इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं, वो यहां पर हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि जो न्यूमोनिया है इसके अंदर देखो फीवर होगा, फीवर होगा हाई वाला, हाई फीवर। और उसका ऑनसेट सडन होगा, नंबर 1। और इसमें चिल्स भी आएंगे, चिल्स भी आएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो इन्फेंट होगा, वो दूध नहीं पिएगा। ठीक है। सो देयर विल बी पुअर फीडिंग विद इन द इन्फेंट, पुअर फीडिंग। ठीक है। उसको दर्द होगा और
वो लेथार्जिक फील करेगा, उसमें थकावट बहुत होगी, लेथार्जिक। ठीक है। अच्छा, बड़ा बच्चा है, चाइल्ड इज देयर, ठीक है, उसमें चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आप ऑस्कल्टेशन करके बच्चे की कई तरह की साउंड सुन सकते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, ऐसे में बच्चे में वीजिंग होगी, देयर विल बी वीजिंग, राइट। नेजल फ्लेयरिंग होगी बच्चे में, नेजल फ्लेयरिंग। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उसकी नोज जो है वाइड होती होगी, खुलती होगी, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा ब्रीथ करता होगा, ज्यादा ज्यादा वो ब्रीथ करेगा, दैट वी कॉल टैकिपनिया। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर दो ये है कि उसमें ईयर हंगर आ जाएगा। ईयर हंगर का मतलब है कि उसको ऐसा फील होगा कि जैसे उसको ईयर मिल ही नहीं रहा है, फिर वो एफर्ट लगा के रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, उसकी वजह से नेजल फ्लेयरिंग उसमें होगी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिब्स के बीच जो चेस्ट होगा, ठीक है, वो अंदर की ओर जाता होगा। ठीक है, वो इस बच्चे में हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन इसके अंदर होगी, बहुत ही आप जो है आवाज सुनेंगे। अब आइए बच्चे के स्प्यूटम की तरफ। इसका जब आप स्प्यूटम देखेंगे तो स्प्यूटम में आपने याद रखना है कि अगर वायरल निमोनिया होगा तो स्प्यूटम होगा क्लियर वाइट। ओके। लेकिन अगर प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया होगा, ठीक है, तो उसमें जो है म्यूकोपिरुलेंट या सीरोम्यूकॉइड, ठीक है, आप सीरोम्यूकॉइड से लेकर म्यूकोपिरुलेंट स्प्यूटम को ले, ठीक, या ब्लंट टिंज्ड स्प्यूटम भी हो सकता है। ब्लंट टिंज्ड स्प्यूटम प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया के अंदर, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पस भी हो सकता है। ठीक, वायरल निमोनिया के अंदर पस नहीं होगा, ठीक है, प्राइमरी एटिपिकल के अंदर थोड़ा सा होगा। लेकिन जो बैक्टीरियल निमोनिया होगा उसमें पस बहुत होगा। थिक पिरुलेंट स्प्यूटम विल बी देयर इन द बैक्टीरियल निमोनिया। थिक पिरुलेंट स्प्यूटम, थिक पिरुलेंट स्प्यूटम, ठीक है। ऐसे जो न्यूमोकोकल निमोनिया करेगा उसमें रस्ट स्प्यूटम होगा, रस्टी स्प्यूटम। रस्टी स्प्यूटम का मतलब स्प्यूटम में ब्लड होगा, ठीक है, और पस भी होगा। तो ये डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स इस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट भी हम सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सिंपल पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे, बच्चे को हम रेस्ट पर रखेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट। भाई उसमें पहले से ही एनर्जी कम है, हम उससे और काम करेंगे, वो एनर्जी लाएगा कहां से? ठीक है, यहां से डिजीज भी उसकी एनर्जी खाई जा रही है, तो उसको हम रेस्ट पर रखेंगे। उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी वी विल प्रोवाइड बेड रेस्ट टू द पेशेंट। दूसरा है कि हम जो है बच्चे को ओटो देंगे, और कहां से देंगे? नेजल कैनुला से। तो विल प्रोवाइड O2 टू द बेबी थ्रू नेजल कैनुला। पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि उसको हम कूल मिस्ट टेंट के अंदर रखेंगे, कूल मिस्ट टेंट। ठीक है, बच्चा है, ठीक, इसके गिर्द आप जो है टेंट रखेंगे। टेंट ऐसा है जिसमें बच्चे को कूल ह्यूमिडिफाइड एयर मिलता है। उसको ह्यूमिडिफाइड एयर मिलेगा, उसकी एयरवेज मॉइस्चर रहेंगी, उसकी एयरवेज मॉइस्चर रहेंगी तो सिक्रेशंस लूज हो जाएंगे, सिक्रेशंस लूज हो जाएंगी तो उनको आसानी से बाहर निकालेगा, उसकी एयरवेज स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, उसको रिलीफ मिलेगा, उसका डिस्कंफर्ट कम होगा, उसको सांसें लेने में आसानी होगी। ठीक, तो ये सारा कुछ हम करेंगे। ऐसे ही बच्चे को अगर यूनिलेटरल निमोनिया है, यूनिलेटरल निमोनिया,
यूनिलेटरल निमोनिया के अंदर क्या होता है कि एक ही तरफ लंग में निमोनिया हुआ है, आप बच्चे को उसी साइड में सुलाएंगे इन द सेमीफाउलरस पोजिशन, इन द सेमीफाउलरस पोजिशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बता देता हूं, इफ यू कंसिडर दिस एज अ सेमीफाउलरस पोजिशन, ठीक है, ये सेमीफाउलर पोजिशन है, साइड लाइन पोजिशन में उसी जानिब आप बच्चे को स्लीप कराएंगे जिस जानिब लंग इन्वॉल्व होगा। इससे उस लंग के एरिया में स्प्लिट मिलेगा, जैसे हम स्प्लिट लगाते हैं ना किसी बॉडी पार्ट में, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है या जो है स्प्रेन हुआ है, सिट्रेन हुआ है, फिर डॉक्टर कहता है इसको एक ही जगह पर बांध करके रखो ताकि मूवमेंट वूवमेंट ना हो। बच्चे को यहाँ पर लंग में मूवमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, दर्द हो जाता है, ठीक है, उसको ब्रीथिंग में मसला होता है, हम उसको उसी जानिब सुलाएंगे तो लंग में जो है रिलीफ मिलेगा, पेन कम होगा, मूवमेंट भी कम होगी, ईयर भी उसको अच्छी तरह से मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि बच्चे को ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक, तो अगर न्यूमोकोकय है या स्टेफाइलोकोकय है तो इनमें आप रेस्पिरेटरी आइसोलेशन भी यूज करेंगे, या जब भी डॉक्टर बोले कि रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इख्तियार करो देन यू हैव टू यूज दैट रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, जिसका क्या मतलब है कि आपने मास्क पहननी है, आपने गाउन लगाना है, आपने बच्चे से दूर रहना है, ठीक है, या बच्चे को अपने से दूर रखना है, उस दूसरे बच्चों को उसके साथ नहीं इन्वॉल्व करना है, वरना उसकी ये बीमारी दूसरों को भी लग जाएगी, ठीक, तो ये आपने करना है, ठीक है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। इसके अलावा एक कंडीशन इसके अंदर होती है विच यू कॉल न्यूमोनाइटिस। न्यूमोनाइटिस में क्या होता है कि एस्पायरेशन की वजह से निमोनिया हो जाता है, किसी इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से निमोनिया। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें निमोनिया तो होता है लेकिन अदर देन इन्फेक्शियस डिजीज से हो जाता है, आप वही न्यूमोनाइटिस, ठीक है, तो एक बात इसी बीच आ गई। इसी तरीके से आप मैनेजमेंट में याद रखिए, अब बच्चे को दवाइयां देंगे, ठीक है, डॉक्टर देगा दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में आप उसको जैसे पेनिसिलिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एमोक्सिलिन दे सकते हैं, तो ये आप उसको जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही आप जो है बच्चे को चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, चेस्ट परकशन देंगे हर 4 घंटों के बाद, ठीक है, तो ये भी आप जो है बच्चे को करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर उसको चेस्ट परकशन किया जाएगा, ठीक है, पोस्चुरल ड्रेनेज के अंदर उसको डिफरेंट पोजिशन में रखा जाता है, उन पोजिशन से उसकी लंग की सिक्रेशन जो है लूज हो जाती है, फिर वो उनको एक्सपेल कर सकता है। और ऐसे ही आप इसके अंदर याद रख सकते हैं कि जो वायरल निमोनिया तो उसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक तो वायरस पर असर करेंगी ही नहीं, ठीक है, तो वायरल निमोनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगा इंसान के अपने इम्यून सिस्टम के जरिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया निमोनिया, निमोनिया के टाइप्स, निमोनिया की एटियोलॉजी, ठीक है, निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स और फिर इसकी मैनेजमेंट, ठीक। थैंक यू।